हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए है। इसमें जो आपका यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, इसका एक वन शॉट वीडियो है ये। ठीक है, इसमें आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दूंगा और आपको बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करवा दूंगा पूरे चैप्टर का। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए, और बाकी आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर इस चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह चाहिए, तो आप जो है हमारे द सोशल क्लास डॉट इन वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको सब स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज है व्हाट इज मनी। ठीक है, व्हाट इज मनी, अगर हम लोग मनी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मनी क्या है। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड सेटल डेब्ट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मनी क्या है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और हम लोग उसका यूज कर सकते हैं पेमेंट्स देने के लिए। जब हम लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ सर्विसेज लेते हैं, तो उस चीज के लिए हम लोग मनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो मनी कुछ ऐसा है, ठीक है, कि एनीथिंग पीपल एक्सेप्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब या तो खरीदना है या तो बेचना है, उसके लिए हम लोग मनी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो वहीं अगर इसका एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या है। मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब जो इसका चार फंक्शन है उसी को इसको डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये है मनी का टेक्निकल डेफिनेशन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो बेटर है कि आप जो ये डेफिनेशन है उसको दीजिए, क्योंकि यही जो आपके बुक्स वगैरह में दिया रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए एवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम से मनी तक। ठीक है, बार्टर सिस्टम जो था उसमें क्या था आपका, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, सामान के बदले सामान दिया जाता था। अगर आपको 1 केजी गेहूं चाहिए तो उसके लिए आपको चावल देना पड़ेगा, चावल लेना पड़ेगा। इस तरह से मतलब आपको एक्सचेंज करना पड़ता था। ठीक है, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। कुछ सामान दिए उसके वजह आपको कुछ सामान मिलेगा। जैसे कि राइस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, वीट देना पड़ेगा। काव के लिए आपको ग्रेन देना पड़ेगा। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स था कि मतलब आपको राइस चाहिए तो आपको वीट ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके। तो बार्टर सिस्टम का यही दिक्कत था, आपको अब गुड्स के लिए गुड्स देना पड़ता था, तो इसमें बहुत सारे दिक्कत आ जाता था। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, उस चीज को देख लीजिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसमें क्या होता था कि बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर हैज। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास चावल है और दूसरे के पास गेहूं है। तो जिसके पास गेहूं है उसे चावल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको दूध चाहिए। तो मेरे पास तो चावल है पर मुझे गेहूं चाहिए, तो वो मेरे साथ क्यों एक्सचेंज करेगा जब उसको दूध नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम लोगों को जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है उसका प्रॉब्लम देखने को पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फार्मर को अगर सूट चाहिए बट कोबलर को ग्रेन का जरूरत नहीं है। कोबलर जो है वो फार्मर से ग्रेन नहीं लेना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली एक्सचेंज नहीं करेगा। तो ये दिक्कत होता था। और कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, मतलब कि कंपेयर करना वैल्यूज तो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट हो जाता था। जैसे कि कितने एप्पल्स दोगे तो भाई एक बुक मिलेगा, ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब ऐसा कोई फिक्स मेजर नहीं है कि 10 एप्पल के बदले एक बुक मिलेगा। तो इस तरह से भी दिक्कत होता था। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं था, हम लोग गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे कि एप्पल के बदले आपको बुक चाहिए, तो अभी पैसा है तो पैसा आप आज बुक खरीदे या कल बुक खरीदे सेम वैल्यू रहेगा। वहीं आपको एप्पल के बदले बुक चाहिए तो एप्पल जो है खराब हो जाएगा, तो आपको बाद में बुक नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मिल्क को आप फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते कि आप उससे कुछ और चीज एक्सचेंज करें। और इंडिविजिबल था, मतलब कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको हाफ ए काउ नहीं दिया जा सकता है स्मॉल परचेज के लिए। को एक छोटा सा चीज चाहिए उसके लिए आप कहेंगे कि भाई आधा गाय दे दो मुझे, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ये भी नहीं था, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट्स इजीली हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपका गुड्स पे लोन को रिपे करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। जैसे कि अभी कोई सामान लिया उसको रिपे करना, ठीक है, ऐसा कहेंगे कि नहीं बाद में दे दूंगा, तो ये मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल चीज हो जाता था क्योंकि उसमें कोई मनी वैल्यू नहीं था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया, मनी। मनी ने क्या किया, सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो बन गया। ठीक है, तो मनी का फंक्शन क्या है, दो टाइप का मनी का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, तो जो सेकेंडरी फंक्शन है दोनों देखिए एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी जो प्राइमरी है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइमरी वाले एम से हो गए, एस सेकेंडरी वाले एस से हो गए। तो इस तरह से दोनों अलग अलग फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है कि किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग की ग्रोसरी खरीदने के लिए 100 रुपए का नोट यूज करते हैं, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मतलब इस ग्रोसरी के लिए हम लोगों ने 100 रुपए का एक नोट दिया है। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू है, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स करता है, प्राइसिंग फिक्स करता है। किसी एक बुक का प्राइस जो है 500 रुपए है, जैसे कि अगर अभी देखा जाए पेट्रोल का प्राइस जो है इतना कुछ 98 रुपए है। ठीक है, तो उतना जो है वो फिक्स प्राइस है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
और सेकेंडरी फंक्शंस का बात किया जाए, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि परचेजिंग पावर को एक टाइम तक हम लोग बचा के रख सकते हैं। जैसे कि अभी 10 रुपए है, तो आप चाहते हैं कि इसका यूज आप 1 महीने बाद करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक में हम लोग पैसा सेव करते हैं फ्यूचर परचेस के लिए, तो वो भी स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है। स्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि हम लोग इससे फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट्स वगैरह होता है, लोन रिपेमेंट होता है, तो हम लोग आज लोन लिए हैं, 10 साल बाद भी लोन देते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मनी के टाइप्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में जितना दिया है उससे भी ज्यादा टाइप्स ऑफ मनी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कमोडिटी मनी क्या होता है आपका? जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, मतलब जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। कमोडिटी मनी का एक्चुअल वैल्यू होता है, जैसे कि आपका गोल्ड कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, क्योंकि वो गोल्ड है, सिल्वर है, उसका एक्चुअल वैल्यू है। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है? बैक्ड बाय कमोडिटीज, मतलब इसमें कमोडिटी का सपोर्ट होता है। ये अभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको जानना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड था उस टाइम पे ये चल रहा था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी अभी के टाइम में इसका कोई वैल्यू नहीं है। फियाट मनी का बात किया जाए, तो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट डिक्री होता है, ठीक है। जैसे कि अभी का जो करेंसी नोट है सारे फिएट मनी में आते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो 500 रुपए का करेंसी नोट है, क्या उसका एक्चुअल वैल्यू 500 रुपए है? नहीं है। उसका बस 500 रुपए का टैग लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने उसको 500 रुपीज बनाया है, इसलिए वो 500 रुपीज है, उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी मतलब जो है बैंक क्रिएट करता है, वो आपका एक्चुअल मनी नहीं होता है, वो बैंक क्रिएट करता है। जो बैंक लोन और डिपॉजिट का यूज कर क्रिएट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट मनी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी क्या होता है कि मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ, मतलब वो पैसा जो कि मतलब अगर किसी ने लोन लिया है तो उसके अगेंस्ट में उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका करेंसी नोट्स हो गया या फिर कोइंस हो गया। जैसे कि मैंने आपसे 10 रुपए लिए और आप मुझे 10 रुपए का एक नोट दे रहे हैं, मैं कहूंगा कि नहीं भाई, मुझे 10 रुपए का नोट नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और दे दे। तो ये मतलब हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपए है वो एक लीगल टेंडर मनी है, तो वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और टोकन मनी क्या होता है? जिसका फेस वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे कि पेपर करेंसी, पेपर करेंसी जो है उसका फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जो आपका उसका रियल वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू मतलब कि अभी का जो उसका वैल्यू है, जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि 500 नोट का फेस वैल्यू क्या है? 500 है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? 10 15 20 रुपए कुछ होगा, जो उसका बनाने का खर्च होगा। तो इसका फेस वैल्यू जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोकन मनी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मनी। इसके बाद मनी सप्लाई इन इंडिया, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें देख लीजिए। मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी विद द पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का डेफिनेशन जो है क्या है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब कितना मनी जो है पब्लिक के पास एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक टाइम पे है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मनी सप्लाई कहेंगे। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कैसे हम लोग मनी सप्लाई को मेजर करते हैं? इसके 4 मेजर है, M1 M2 M3 और M4। M1 जो है नैरो मनी है, ठीक है। M3 जो है ब्रॉड मनी है, और M4 जो है ब्रॉडेस्ट मनी है, ठीक है। M1 में क्या होता है आपका? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें लिक्विडिटी हाईएस्ट होता है। लिक्विडिटी मतलब कि चेंज जो है मनी में, मनी सप्लाई में जो चेंजेस होता है वो इसमें सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब नॉर्मली जो वही पैसा है जो कि मतलब पब्लिक अपने पास ले सकता है, ठीक है। जो लोगों के पास रहता है वही पैसा इसमें काउंट किया जाता है। तो इसका लिक्विडिटी हाईएस्ट रहेगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि लिक्विडिटी हाईएस्ट किसका है, तो M1 का है। और नैरो मनी कौन है? M1 है। बाकी M2 M3 M4 जो है आपका सिलेबस में ऐसे तो पिछले साल नहीं था, इस साल भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए M2 में अगर M1 के साथ आप सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इसको ऐड कर देंगे तो M2 में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी लिक्विडिटी जो होता है वो हाई होता है। उसके बाद M3 जो है, इसमें आपका M1 के साथ अगर आप टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, जैसे एफडीज को ऐड कर देंगे तो ये जो होगा आपका M3 हो जाएगा। इसमें मीडियम लिक्विडिटी होता है, क्योंकि जनरली लोग जो है एफडी को ब्रेक करके पैसा बाहर नहीं निकालते हैं, तो मनी सप्लाई में ऐड नहीं हो पाता है। उसके बाद M4 जो है ब्रॉडेस्ट मनी है। इसमें M3 के साथ अगर आप ओल्ड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब सब जो है ऐड कर देंगे, तब जाके आपको M4 मिलेगा। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सेविंग्स वगैरह ऐड हो चुका है, एफडी वगैरह ऐड हो चुका है, तो इसलिए मतलब इसमें लिक्विडिटी कम जाता है, ठीक है। उसके बाद हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी को हम लोग रिजर्व मनी भी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब कि जो करेंसी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, पब्लिक के पास पैसा है, साथ में कि बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब कि बैंक्स जिन्होंने आरबीआई के पास पैसा जमा किया है वो भी इसमें ऐड होगा। और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी में हम लोग जो बैंकर्स का जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास, उसको भी ऐड कर लेते हैं, जो कि रिजर्व वगैरह रखा रहता है, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये सप्लाई कौन करता है? आरबीआई और गवर्नमेंट जो है हाई पावर्ड मनी को सप्लाई करता है। इसको हम लोग रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। और ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर्म्स द बेस फॉर मनी सप्लाई एक्सपेंशन। तो ये मनी सप्लाई एक्सपेंशन के लिए बेस क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आरबीआई के पास बहुत ज्यादा मनी डिपॉजिट है बैंक्स का, और आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करे, तो आरबीआई जो है वो जो डिपॉजिटेड मनी है उसको बैंक्स को रिटर्न कर देगा, तो इससे मनी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो मनी सप्लाई को एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उस चीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक होता है जो कि एपेक्स बैंक है, मतलब कि सबसे हाई लेवल का बैंक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को कंट्रोल करता है। इंडिया का कौन सा है बैंक? आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है, ठीक है। कमर्शियल बैंक का बात किया जाए तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स प्रोवाइड करता है। एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब जो है एग्जांपल्स है कमर्शियल बैंक के। और आरआरबी जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, जो कि मतलब रूरल एरियाज में सर्व करता है। जैसे कि ग्रामीण बैंक्स हो गया, आपके स्टेट्स में होगा, जैसे असम में असम ग्रामीण विकास बैंक है, ये मतलब रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए बैंक्स को बनाया गया है। बाकी आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, मेंबर्ड ओन लोकल फोकस, मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो कुछ मेंबर्स ओन करता है और उसका फोकस जो होता है लोकल एरियाज के लिए होता है। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हो गया, वो सब कोऑपरेटिव बैंक है। बाकी डेवलपमेंट बैंक होता है जो कि आपका फाइनेंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी, ये सब मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये बैंक्स को बनाया गया है। कमर्शियल बैंक का बात किया जाए तो कमर्शियल बैंक जो है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और लोन्स जो है प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। अगर इन दोनों में से कोई एक फंक्शन जो है वो नहीं देता है तो वो जो है आपका मतलब क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक नहीं रह जाएगा, ठीक है। उनको ये दोनों फंक्शन जो है मतलब मस्ट है कि वो फॉलो करे। मतलब उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लोन भी देना पड़ेगा, तभी वो बैंक रहेगा। कोई अगर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बस डिपॉजिट ले रहा है और लोन्स नहीं दे रहा है तो वो जो है बैंक नहीं कहलाएगा। या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बस लोन्स दे रहा है, डिपॉजिट नहीं ले रहा है, तो वो भी बैंक नहीं कहलाएगा, ठीक है। डिपॉजिट मतलब पता ही होगा आपको, मतलब कि जो डिपॉजिटर्स है जनरल पब्लिक, वो जब पैसा जमा करता है, और लोन्स मतलब कि वो जब बैंक से पैसा उधार लेते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। लोन्स जैसे आपका पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, वो सब होता है। डिपॉजिट क्या होता है आपका? सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट, ये सब भी मतलब डिपॉजिट्स का टाइप है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट देख लेते हैं, ठीक है, कि किस अलग अलग टाइप के डिपॉजिट है। जैसे कि आपका सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? इंडिविजुअल्स के लिए होता है और ये सेविंग करने के लिए होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ही लो होता है, 3 से 4%। और विड्रॉल जो होता है आपका लिमिटेड होता है, कुछ लिमिट्स लगाया जाता है कि इतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं पर डे या पर मंथ। और करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो होता है बिजनेस के लिए होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन जो है इसमें देखा जाता है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं दिया जाता है और अनलिमिटेड विड्रॉल्स होता है, जितना भी पैसा निकाला जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट की बात किया जाए तो फिक्स पीरियड के लिए होता है, इसमें हायर रिटर्न्स मिलता है, इंटरेस्ट रेट 5 से 7% के बीच में होता है। और इसको आप कब निकाल सकते हैं? मेच्योरिटी के बाद, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन अगर देखा जाए कमर्शियल बैंक्स का मतलब, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट कैसे क्रिएट किया जाए करते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पहले जान लीजिए क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिससे मतलब कमर्शियल बैंक जो है मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई करता है। कैसे करता है? लेंडिंग करके, मतलब लोन्स वगैरह देके मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कैसे काम करता है? इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, वो आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। पहले इनिशियल डिपॉजिट होता है। मान लीजिए कि कस्टमर ने 1,000 रुपए बैंक ए में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट था 20% का, तो मतलब कि 20% उसको रिजर्व रखना है। तो उसने 20% मतलब 200 रुपए रिजर्व रख लिया। उसके बाद बैंक जो है उसको फिर से 800 रुपए जो बचा उसके पास रिजर्व रखने के बाद उसको दूसरे कस्टमर को लेंड कर दिया। और फिर से वो जो दूसरा कस्टमर है उसने उस पैसे को स्पेंड किया और वो जो पैसा है वो डिपॉजिट हुआ फिर से बैंक बी में। उसके बाद जो बैंक बी है वो फिर से क्या करेगा? 160 रिजर्व रख लेगा 20%, फिर 640 लेंड कर देगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? कब तक? जब तक चलेगा कि और लेंडिंग जब तक ना हो सके, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 1,000 रुपए से ही अगर 20% का जो आपका रिजर्व रखा जाए तो इस हिसाब से मतलब वो लोग क्रेडिट क्रिएट कर करके 5,000 रुपए तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी में, सप्लाई मनी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो है हम लोग का आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस वगैरह हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए पहले कि ये कब स्टेब्लिश हुआ था? अप्रैल 1 1935। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और गवर्नर कौन अपॉइंट करता है आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 1949 से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो चल रहा है। और आरबीआई के फंक्शन देख लीजिए। पहला फंक्शन क्या है उसका? बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू मतलब कि सोल अथॉरिटी टू इसी करेंसी, मतलब कि आरबीआई के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन करेंसी इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। करेंसी इशू करने का जो राइट है वो बस आरबीआई के पास है। बट वो जो 1 रुपए के नोट्स या फिर कोइंस को इशू आरबीआई नहीं करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स, प्रोवाइड लोन्स, हैंडल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जो गवर्नमेंट का अकाउंट्स हो गया, गवर्नमेंट का लोन्स हो गया, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, उन सब चीजों को कौन मैनेज करेगा? उस सबको आरबीआई जो है वही मैनेज करता है। और बैंकर्स बैंक, ठीक है, मतलब कि मेंटेन अकाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक, प्रोवाइड इंटर बैंकिंग क्लियरिंग। जैसे कि मतलब आपका कोई बैंक है जैसे एसबीआई और एचडीएफसी है, तो उन दोनों का अकाउंट जो है
आरबीआई के पास रहेगा। तो एसबीआई अगर कभी कहता है कि एचडीएफसी के पास मेरे ऐसे कुछ हो गया है, मतलब उन दोनों के साथ केस हो गया, तो क्या करेगा, आरबीआई जो है दोनों का अकाउंट को चेक करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका एक और फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ठीक है। इमरजेंसी फंड्स जो है बैंक को प्रोवाइड करेगा क्राइसिस के टाइम में। कोई एक बैंक है, मान लीजिए उसके पास मतलब फंड्स नहीं रह गया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, अपना बैंक को रन कर सके, तो आरबीआई जो है उसको लेंडिंग करेगा, ताकि बैंक पे जो भरोसा है लोगों का बना रहे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। और क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, क्रेडिट कैसे वो कंट्रोल करता है, मतलब मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, उस चीज को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, इसके दो टाइप के मेजर्स होते हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। तो पहले क्वांटिटिव मेजर्स को जान लीजिए, जो कि आपका जनरल क्रेडिट कंट्रोल के लिए हेल्प होता है, मतलब जनरली क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आपको क्वांटिटिव मेजर्स का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि आरबीआई लगाता है। बैंक रेट होगा आपका, बैंक रेट क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। तो अगर बैंक रेट ज्यादा कर दिया जाएगा तो इससे क्रेडिट जो है वो महंगा हो जाएगा, मतलब जो कमर्शियल बैंक हो कम लोन लेंगे, तो इससे मनी सप्लाई जो है कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट का बात किया है, तो रेट फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग विथ रीपर्चेस एग्रीमेंट। रेपो रेट मतलब कि शॉर्ट टर्म जो लेंडिंग दिया जाता है, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। जो आरबीआई लेंड करेगा उस चीज को, उसको क्या कहेगा, रेपो रेट। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो होता है मनी सप्लाई को, उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि आरबीआई जो है वो बैंक से जब पैसा लेता है, उसको मतलब रिवर्स रेपो रेट कहता है। मतलब बैंक चाहे तो अपना सरप्लस फंड को आरबीआई के पास जमा कर दे, तो आरबीआई जो है उसको कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट देगा, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, तो बैंक के पास अगर पैसा रहेगा तो आरबीआई के पास जमा कर देगा, ताकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल पाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्सेस अगर लिक्विडिटी है मार्केट में तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। केस रिजर्व रेशियो मतलब कि परसेंट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक है आरबीआई के पास रहना पड़ता है, मतलब कि इतना पैसा जो है आपका डिपॉजिट्स का वो आरबीआई के पास रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीआरआर। और सीआरआर को अगर ज्यादा बढ़ा जाएगा तो क्या होगा, आपका लेंडिंग के लिए मनी कम जाएगा, मतलब लोन्स कम दिया जाएगा, तो इससे आपका मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। एसएलआर क्या होता है कि परसेंट केप्ट इन लिक्विड एसेट्स, जैसे कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, तो उसी को हम लोग एसएलआर कहते हैं। तो अगर एसएलआर ज्यादा होगा तो फिर से लेस लेंडिंग होगा, क्योंकि इन सब में पैसा उनको ज्यादा रखना पड़ता है, तो वो लोग लोन नहीं दे सकते इन सब चीजों को, ठीक है, इनका लोन नहीं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इससे भी मनी सप्लाई को मतलब कंट्रोल किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह होता है, उसको अगर गवर्नमेंट खरीदने लगेगा तो खरीदेगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट पैसा पब्लिक को दे रहा है, और वही अगर सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट बेचने लगेगा तो पब्लिक जब बॉन्ड्स को खरीदेगा, सिक्योरिटीज को खरीदेगा, तो पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स भी है मनी सप्लाई का। क्वालिटेटिव मेजर्स आपका क्या है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हम लोग जिसको कहते हैं। इसमें मतलब क्रेडिट का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मिनिमम डाउन पेमेंट फॉर लोन्स, ठीक है। जैसे कि आपका 10 लाख रुपए का लोन, मतलब आपने 10 लाख रुपए का कोलेट्रल दिया है, तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका 40% है तो आपको बस 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा, क्योंकि 40% जो है आपका ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। वो मतलब वो बैंक अपने पास रखेगा, आपको बस 60% लोन देगा। तो इस तरह से अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा तो लोन जो है वो कम मिलना शुरू हो जाएगा। मॉडल सुएशन, इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है बैंक को एडवाइस देता है, ठीक है, कि मतलब इस तरह से लेंड करो या फिर लेंड नहीं करो, इन सब चीजों को कहता है। और डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता है, जैसे कि अगर कोई बैंक जो है कंप्लाइंट नहीं कर रहा है आरबीआई के रूल्स के साथ, तो उस पर पेनल्टी वगैरह लगा देगा। तो उसके बाद क्रेडिट रेशनिंग, कि जैसे कि कुछ सेक्टर पे क्रेडिट को बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपका कार लोन्स हो गया, तो कार लोन अगर आप लेने जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं आप बिजनेस के लिए लोन लेने जाएंगे तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो है किस चीज को दिखाता है, कि जैसे कि लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि इस चीज को तुम मत खरीदो, और इनकरेज किया जाता है कि कुछ चीज को तुम इसको लो, इसके लिए लोन लो और इस चीज को करो, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है और फंक्शंस है, फॉर्मूला से उसको देख लीजिए। मनी मल्टीप्लायर जो है इसका फॉर्मूला क्या है, 1/CRR प्लस SLR, मतलब 1 बाय जो आपका मतलब ये रेशियो होता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब रिजर्व रेशियो, ठीक है। 1 बाय रिजर्व रेशियो जो है वो आपका मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा। टोटल क्रेडिट क्रिएशन आपको निकालना है, तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 है मान लीजिए, तो आप इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 है, 25 कर दीजिए, तो आपका टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा, 5000 क्रिएट होगा, ठीक है। क्रेडिट क्रिएट हुआ उसको कैसे पता कर सकते हैं, टोटल डिपॉजिट माइनस इनिशियल डिपॉजिट। जैसे कि 5000 का टोटल मतलब क्रेडिट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका टोटल डिपॉजिट कितना था, 1000 था। तो उसको अगर हम लोग मतलब निकाल देते हैं, नहीं मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट कैसे क्रिएट हुआ उस चीज को, टोटल डिपॉजिट आपका कितना हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद 5000 हो जाएगा, और इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, तो क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ, 4000 का क्रिएट हुआ, ठीक है। एलआरआर जो है
उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? CRR प्लस SLR, मतलब कि 1/LRR जो है वही आपका मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, जिसको या फिर CRR प्लस SLR लिखे या फिर LLR लिखे, एग्जाम में आपको बस यही दिया रहता है। हाई पावर्ड मनी जो है करेंसी प्लस रिजर्व विद RBI, सिंपल, ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और फॉर्मूला था। और जैसे कि कुछ रिलेशनशिप है टूल्स के बीच में, आरबीआई का जो टूल्स है, जैसे कि आरबीआई जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, तो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सबको कम कर देगा, ठीक है। तो यह मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, सिक्योरिटीज खरीदेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको कम कर देगा, ताकि और ज्यादा लोन लोगों को मिल सके, ठीक है। आरबीआई जो है मनी सप्लाई जब कम करना चाहेगा, तो इन सब चीजों को बढ़ा देगा, सिक्योरिटीज को सेल करने लगेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी आपका किस काम आता है? तो ये प्राइस स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। जब ज्यादा इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो डिमांड कम जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो कमने लगेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, पैसा को अच्छे से रिलोकेट किया जा सकता है, मतलब कि कहीं पे जरूरत है कहीं पे नहीं है, तो उस चीज को कैसे रिलोकेट कर सकते हैं वो लोग, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक्सचेंज रेट मतलब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का बात किया जा रहा है, उसका स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने के लिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। बाकी आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है कंट्री के लिए, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। मनी जो है आपका एक स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। M1 जो है नेडो मनी है, M3 जो है ब्रॉड मनी है। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था? 1935 में। कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, मतलब कि रिजर्व्स को रखने के बाद जो लेंड करता है उससे वो लोग क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। उसके लिए मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो 1/LRR, इसको याद रखिए। तब आप जो है एक्चुअल क्रेडिट क्रिएशन का न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना हाई रिजर्व रहेगा उतना ही आपका क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मतलब रिजर्व अगर ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा, ठीक है। तो बाकी आप जो है हमारा सोशल क्लास डॉट इन पे विजिट करके नोट्स वगैरह ले लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।